नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल। आज की कक्षा में अपन कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याएं, जिसका भाग 6 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें अपन ने शुरुआत में सीखा कि पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। उसी कड़ी में अपन इस बात को जानते हुए भी कि ये एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी उसको इस बात को प्रमाणित करेंगे कि वाकई में यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं अपन पहले क्वेश्चन में कि अपन को यहां सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपन को सिद्ध करना है। तो देखिए, अपन इस बात को भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु सिद्ध करने के लिए अपन को √5 को क्या मानना पड़ेगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यदि सिद्ध नहीं होती है, कोई विरोधाभास आता है, तो अपन को इसको क्या मानना पड़ेगा? एक तरह से अपरिमेय संख्या इसको मान लेंगे। तो देखिए, हल क्रमांक 1 करते हैं हम। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपन इसको परिमेय संख्या मान करके चल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको अपरिमेय तो सिद्ध ही करना है, इसलिए इसको हम, क्योंकि अपन ने परिमेय संख्या को या तो P/Q के रूप में लिख लेते हैं या फिर A/B के रूप में लिख लेते हैं। P/Q बराबर एक राशि क्या हो गया? √5। यहाँ जब अपन परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, तो P और Q क्या चीज है? यहाँ P/Q पूर्णांक है, किंतु Q बराबर 0 नहीं है, एवं एक शर्त और है, एवं P/Q परस्पर सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब यही होता है कि P और Q में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता, यानी भाग जाएगा तो केवल एक का ही जाएगा, इसके अलावा नहीं जाता। परस्पर सहअभाज्य का मतलब यही है कि इसमें किसी भी एक के अलावा समान संख्या का भाग नहीं दे सकते। तो देखते हैं, यहाँ इसको या का चिन्ह लगा दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा P बराबर हो जाएगा √5Q। या अपन ने क्या कर दिया? वज्र गुणा कर दिया, यहाँ बटा 1 लगा दीजिए। P को आप 1 से गुणा करेंगे, √5 को Q से गुणा करेंगे। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग आप करेंगे, तो देखिए √5 जो है आपका √5Q, यह इस पूरे का वर्ग होगा, तो इसलिए P² बराबर क्या हो जाएगा? 5Q² हो जाएगा। P² बराबर जब 5Q² हो गया, इसको आप क्रमांक 1 तो डाल दीजिए, किंतु हम जब आगे देखते हैं कि P² बटा यदि 5 कर दे, तो उधर क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। यानी अब इससे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि P² में 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और अपन को किसी न किसी पूर्णांक का वर्ग के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यहां अपन लिखेंगे, यहां P² 5 से पूर्णतः विभाजित है, अतः P भी 5 से यदि किसी भी संख्या का वर्ग विभाजित है, तो उस संख्या का जो वर्गमूल निकल के आएगा
वह भी उस संख्या से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए आप 8 और 64 है, और 64 में जब 4 का भाग जा रहा है तो 64 का वर्गमूल कितना हुआ 8, और 8 में भी 4 का भाग जाएगा। तो किसी वर्ग संख्या में यदि किसी पूर्णांक का भाग जाता है तो उसकी वर्गमूल संख्या में भी उसका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो p स्क्वायर में जब 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इसके वर्गमूल यानी p में भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए p स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं माना p बराबर पर क्या माने 5r मान लेते। इसका अर्थ भी यही निकल के आ रहा है, p बराबर 5r का मतलब क्या है, देखिए p बराबर 5r है, तो p बराबर जब 5r है तो इसका अर्थ भी तो यही है कि p बटा 5 बराबर r, इसलिए p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5r का वर्ग हो जाएगा। तो इसको नंबर आप यहाँ 2 डाल दीजिए, अपने इसको आगे थोड़ा हल कर लो बेटा, p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25r स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्रमांक 2 डाल दो। क्रमांक 1 व 2 से लिया, 1 व 2 से, 1 व 2 से जब अपन हल करेंगे तो ध्यान करना p स्क्वायर का मान 5 की स्क्वायर है और p स्क्वायर का मान 25r स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यानी 5 क्यू स्क्वायर है, 5 क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक तरह से 25r स्क्वायर के बराबर हो गया। अब यहाँ जब अपन इसको हल करेंगे 5 क्यू स्क्वायर में जब 25 का भाग लगा दें अपन तो उधर क्या रह जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, क्यू स्क्वायर बटा कितना रह गया 5 बराबर r स्क्वायर, यानी 5 से 25 विभाजित हो गया। तो अब इससे क्या निकल के आ रहा है कि क्यू स्क्वायर में 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आप यहां लिखेंगे, यहां क्यू स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जब आप ये देख रहे हैं कि p 5 से पूर्णतः विभाजित है और q भी 5 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब यह निकल के आया कि 5p और q का क्या हो गया, एक सारा गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अतः 5p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि अपन ने यहाँ लिख रखा है कि p और q क्या है, परस्पर सह अभाज्य संख्या है, यानी एक के अतिरिक्त इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि p व q परस्पर सह अभाज्य संख्या है। हमने वहां लिखा है कि p और q परस्पर सहभाज्य हैं, और यहां पे एक चीज सिद्ध हो रही है कि 5p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। और परिकल्पना जब गलत सिद्ध हो जाती है तो फिर उसको अपन को क्या मानना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या माननी पड़ेगी। तो अपन ने लिखा है कि 5p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि p व q परस्पर क्या है, सहभाज्य। अतः हमारी
परिकल्पना जो है वो क्या गलत सिद्ध हुई। तो यानी तो लास्ट में आता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन को किसी गलत अवधारणा को लेकर के चलेंगे तो वह गलत ही सिद्ध होगी और वापस अपन को उसी पैटर्न पे आना पड़ेगा जो कि एक्चुअल पोजीशन उसकी है। क्योंकि अपरिमेय संख्या को जब हम परिमेय संख्या मान करके चल रहे हैं तो अवधारणा गलत सिद्ध होनी है। इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी अपन सिद्ध करेंगे तो देखते हैं। हल क्रमांक 2 लेते हैं। माना 3 + 2 √5, इसको अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इसका विपरीत लेना पड़ेगा अपन को। एक परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करनी है तो विलोम तो मानना ही पड़ेगा। इसको परिमेय संख्या अपन ने मान ली तो इसलिए जब परिमेय संख्या मान ली तो इसको p/q के रूप में लिख देते हैं। 3 + 2 √5, ये अपन ने यहां इसको इस रूप में लिख दिया। किंतु यहां देखते हैं, यहां p/q एक पूर्णांक है, किंतु q का मान क्या नहीं है होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। q का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि q के स्थान पर यानी हर के स्थान पर शून्य आ जाता है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई मान नहीं है। तो देखते हैं p/q -3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 √5। यानी अपन ने क्या किया, 3 का पक्षांतरण कर दिया। इसके बाद में अपन देखते हैं यहां बाएं पक्ष का अपन एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। q और 1 का क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। q में जब q का भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो p के स्थान पर p रह जाएगा। q में अपन ने 1 का भाग q बार दिया, q से गुणा करेंगे 3 को, 3q हो जाएगा, यानी 2 √5 इसके बराबर कर दिया अपन ने। अब अपन को ये एक्चुअल पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए p - 3q/q है, 2 से गुणा इसके बीच और कर दीजिए, 2 को यहां गुणा कर दीजिए और √5 को वहां पर रहने दीजिए। अब अपने पास यहां p और q तो पूर्णांक है, इसके साथ साथ 2 भी पूर्णांक है, तो अपन यहां लिखेंगे, यहां p q व 2 तीन तो पूर्णांक हमारे पास है, तो p/q और 2 तीनों पूर्णांक है। और एक बात का ध्यान करना, पूर्णांकों को आपस में किसी भी प्रकार से अपन जोड़ें, गुणा करें, घटाएं, भाग दें, अपन को परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। केवल नीचे हर में शून्य नहीं होना चाहिए। इसलिए जब तीनों पूर्णांक है तो फिर क्या हो गया, p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। ये क्या हुई, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो बराबर में √5 है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। किंतु √5 को हम परिमेय संख्या सिद्ध तो हो रही है पर मान नहीं सकते। किंतु यहां हो गया, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, ये विरोधाभास आ गया, इसका प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
भाई अपन जानते हैं कि 50 और 50 100 होते हैं, किंतु कोई किसी के माध्यम से 50 और 50 यदि 125 150 सिद्ध हो जाए तो क्या अपन उसको मान लेंगे? नहीं मान सकते। इसी प्रकार से अपन जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है और यहाँ पर प्रमेय संख्या सिद्ध हो रही है, तो विरोधाभास होना ही है। तो √5 एक अप्रमेय संख्या है, इसका विरोधाभास हो गया, तो लिखेंगे अपन अतः हमारी परिकल्पना या अवधारणा गलत है। कौन सी अवधारणा? जो अपन ने अप्रमेय को प्रमेय मानी है। अतः लास्ट में लिख दीजिए, अतः 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको किसी भी अप्रमेय संख्या को यदि अप्रमेय ही सिद्ध करनी है तो उसके पहले अपन को प्रमेय संख्या उसको मानना पड़ेगा, और फिर जब अवधारणा जब गलत सिद्ध हो जाए तो फिर उसको अप्रमेय अपन सिद्ध मान लिया जाएगा। तो प्रिय बालकों, आज की कक्षा में आपको जो भी बातें हमने बताई है वो आपको पसंद आई होगी। आप जो है हमारी इस कक्षाओं से निरंतर जुड़ते रहिए और आगे की कक्षा के लिए आप तत्पर रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।